हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर है हमारा कैपिलरी राइज, कैपिलरी ट्यूब इसे कह देते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में अगर मैं बात करूं तो पिछले लेक्चर में मैंने एओसी के बारे में बात करी थी, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी थी कि क्यों ज़रूरी है। और खाली एक एंगल कांटेक्ट ही मैं बोल दूं कि इतना है, या फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, तो यहाँ से आपको क्या क्या पता चल सकता है सीधा, और क्या बातें आपको याद रखनी है बस। तो कुछ ऐसी सी बात है। एडहेसिव कोहेसिव के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर कोहेसिव के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई तो फिर सरफेस टेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो एंड सो ऑन। अब कैपिलरी राइस इट्स एन गुड अरेंजमेंट। ये ऊपर वाले का अरेंजमेंट है भैया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने देखा, देख के फिर पता लगाया, अच्छा अच्छा, फिर हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में जब पता चल गया तब हमने थोड़ा फिजिक्स बनाया कि ऐसा हो क्यों रहा है। पहले तो जादू ही लगता था। जैसे कि आप दिया जो जलाते हो, आप ये जो दिया जलाते हो, ऐसे बत्ती, ऐसे ऐसे कॉटन की आप यूज़ करते हो ना, ऐसे बाती, ये दिवाली पे ऐसे दिए। फिर आप यहाँ इस पे मैच स्टिक से, ये मैच बॉक्स जो होता है आपका, वो माचिस जो होती है, वो आग लगा देते हो तो ये दिया ऐसे चलता रहता है, रोशनी फैलाता है। और हम सब लोग कहते हैं कि बढ़िया दिवाली आ गई है तो घर में लक्ष्मी आए वगैरह वगैरह, जो भी है, मतलब जो भी आप मांगना चाहते हो ऊपर वाले से, अपन वो सब करते हैं, त्योहार मनाते हैं। तो इसका मेन देखो, अगर दिया आपने इसका ऑयल का लेवल ये रखा, लेकिन ऑयल तो राइस करता है ना ऊपर। ऑयल क्या कर रहा है? ऑयल ऊपर राइस करता है। तो राइस कर रहा है और अगेंस्ट द ग्रेविटी आपने कोई मोटर तो लगाई नहीं हुई, लेकिन फिर भी पानी चढ़ रहा है। सिमिलरली आपने, जो बायो के स्टूडेंट है वो जानते होंगे कि, या जनरली आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, जो वाटर है प्लांट में ऊपर तक जाता है थ्रू कैपिलरी, कैपिलरी एक्शन जो भी होता है आप पढ़ते ही हो। तो आज उसकी थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ेंगे। अब लोगों ने ये तो जान लिया कि अच्छा जादू तो हो रहा है, लेकिन ये जादू का मतलब क्या है, चक्कर क्या है भाई, तो उस जादू को ही पढ़ना है। तो कैपिलरी जो एक्शंस होता है, ये जो कैपिलरी हम ट्यूब लेते हैं, थिन बोर ट्यूब होती है। थिन बोर ट्यूब, बहुत पतली। ठीक है जी, बहुत पतला सा होल होता है और लंबी सी ट्यूब होती है। ठीक है, थिन बोर ट्यूब की बात करते हैं। तो इसमें जो होता है, अब है क्या, कोई भी चीज़ अगर ऊपर जा रही है, लेट्स सपोज, मैं पहले आपको थोड़ा सा समझाता हूँ ऐसे। पढ़ तो फिर बाद में लेंगे ही यार, पढ़ने में क्या है। पढ़ाई सबसे मुश्किल चीज़ भी है और सबसे आसान भी चीज़ है, तो वो मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको पता नहीं क्या लगता होगा, आपको कैसा लगता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अपन इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। है थिन बोर, ये पतली है, लेकिन अपन इसको थोड़ा समझाने के उससे बड़ा बना लेते हैं। तो क्या हुआ, वाटर ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, चढ़ना शुरू हुआ, तो ऐसे ये जादू है। लोगों ने जादू देखा कि भैया ऐसे हो रहा है। और लोग कहने लगे कि अच्छा जादू तो हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा होगा, ये असल में जो, ये जो सॉलिड है भाई, कैपिलरी ट्यूब यानी कि ये जो सॉलिड है, और जो ये लिक्विड है, लिक्विड है, वाटर है, जो भी है, इसके बीच में इंटरेक्शन तो हुआ होगा, यानी कि फोर्स लगा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगा होगा, तभी ये चढ़ना शुरू हुआ होगा। हाँ भाई, बात तो सही है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इस पूरे सिनेरियो में जो एडहेसिव फोर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे कोहेसिव से, तभी चढ़ सकता है। हाँ, अब देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट कहाँ से निकल के आएगा। ये जो मैंने शेप बना दी, ये यहीं से आएगी निकल के। अब देखो लॉजिकल आएगी निकल के। अच्छी, अब बच्चे को कहा मैंने, मैं आपसे कहता हूँ ऊपर चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? हाँ सर चढ़ेगा। चढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? खींचना पड़ेगा। खींचना पड़ेगा तो कौन खींचेगा यहाँ सर? इसका मतलब कोई एक्सटर्नली खींच रहा होगा, अपने आप तो कैसे ही उड़ जाएगा ऊपर। तो सर सॉलिड ही खींच रहा होगा, इसका मतलब एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे? हाँ सर ज़्यादा होंगे, बात तो सही है। एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होंगे, कोहेसिव कम होंगे, ये कंडीशन किसकी होती है बेटा? वेटिंग की होती है, नहीं होती है? बच्चा बोलेगा हाँ, वेटिंग की कंडीशन। वेटिंग की कंडीशन के लिए कांटेक्ट एंगल कितना होना चाहिए सर? एक्यूट होना चाहिए। आ गया समझ में सर? आ गया आ गया आ गया। सरफेस कैसा बनना चाहिए? कॉनकेव। जो मिनिस्कस है, मिनिस्कस है, उसका सरफेस कैसा होना चाहिए? कॉनकेव शेप। आया ना निकल के? तो ये ऐसे हो रहा है। अब दूसरा लॉजिक समझते हैं।
अब दूसरा लॉजिक समझते हैं। देखो जी, अगर ये सरफेस ऐसा हो गया, अगर ये सरफेस ऐसा हो गया तो सीधी सी बात है, फ्री सरफेस है तो सरफेस टेंशन होगा। हाँ सर होगा। क्या अडहेसिव का कोई लेना देना है कोई सरफेस टेंशन से? नहीं सर। कहाँ लगता है सर? अलोंग द इंटरफेस लगता है। हाँ आया इसकी वजह से ही है, एक्टिव इसी की वजह से हुआ है, लेकिन वो सरफेस टेंशन जो है वो कोहेसिव फोर्स अल्टीमेटली फ्री सरफेस पे है वो, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स किसके बीच में है? वो सारा का सारा जो भी है वो सरफेस के मॉलिक्यूल के बीच के, सरफेस की प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं इतने वाले, अब भैया चल क्या रहा है, मुझे तो अल्टीमेटली ये निकालना है कि ये कितनी हाइट जाएगा, वो हम बाद में निकालेंगे, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा चलो दूसरा तरीका कैसे है? अच्छा तो और क्या क्या हो रहा होगा, क्या क्या दिमाग सर, अगर अपन है ना इसको थोड़ा सा ऐसे निकाल लें, इसको बाहर निकाल लें सर, आप कहोगे हाँ सर, अगर इसको निकाल लें इधर, ये जो लिक्विड लिक्विड है, बस इस लिक्विड को निकाल रहा हूँ मैं, कुछ समझाऊंगा आपको तो वो समझना। थोड़ा और बड़ा पिक्चर बड़ी कर लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से आए। सर ये निकाल लिया अपन ने, थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं पिक्चर को। तो सर अपन इसको ऊपर वाली सरफेस को, वही है ये सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल यानी कि कोई ग्लास, आपके घर पे जो ग्लास है कट, तो जी आप कहोगे सर ये ऐसे, तो ये हो गया। अब ये जो सरफेस है ये तो ऐसे है, आप जब ऊपर से देखोगे, आप जब ऊपर से देख रहे होंगे बच्चे, आप जब ऊपर से देख रहे होंगे, ये आई होगी आपकी, तो ये आपको ऐसे स्फेरिकल नहीं दिखेगा। अगर मैं शेप की बात करूँ और ये ग्लास के आप ऊपर से देखोगे तो ऐसे, तो पानी नीचे को जाया हुआ, क्लियर है? ये ऐसे ऐसे आपको दिखेगा, ये ऐसे ऐसी सरफेस दिखेगी पानी नीचे की तरफ ऐसे कर्ड शेप में, और बाकी पानी तो भरा ही हुआ है, यानी कि शेप ऐसे होगी। तो इसका मतलब यही तो है, आप ऊपर से देखोगे तो ये ऐसे। और ये मैंने ग्लास नहीं निकाला, ये मैंने निकाला क्या है, ये सरफेस ही निकाल ली मैंने, ये इतना पानी 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 निकाल के ऐसे रख दिया बस पानी। तो ये असल में यही है ना, ये पानी पानी को अगर मैं निकालूं तो तुम्हारा ये पानी, ये सारा का सारा जो भी लिक्विड है, वाटर है, जो भी है, ऐसे हो गया। आप कहोगे हाँ सर बात तो सही है। अब अगर मैं आपसे कहूँ इसका वेट कहाँ है, आप कहोगे नीचे है सर, mg नीचे है। सरफेस टेंशन अलोंग द इंटरफेस होती है बच्चे, नहीं होती है? आप कहोगे हाँ सर ये ऐसे रहेगी, ये सर ऐसे रहेगी। अब पहले बस मैं यही बात समझाना चाहता हूँ, फिर मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? सॉलिड का जो सरफेस है और जो ये टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है, इसके बीच का जो एंगल होता है, ये आप जो कांटेक्ट पॉइंट है ना, कांटेक्ट पॉइंट कहाँ है, क्या सिखाया था कल? ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनका, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये जो इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है, इस पे टेंजेंट लो, और वो टेंजेंट इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, वो है तुम्हारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब समझ में आया? आप कहोगे हाँ सर। तो जी सर ये तो आ गया समझ में। क्या करना है? पॉइंट पे जाना है, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, जहाँ पे भी ये मिल रही होगी। अब सीधी सी बात है ना, ये पूरा देखो, अगर ये सिलेंडर का जो ग्लास है, तो ग्लास के चारों तरफ से ऐसे ही अटैच होगा ना ये। आप ये बताओ, एक ग्लास है, आप खुद सोचो, आपके सामने ग्लास रखा हुआ है, आप उसके ऊपर देख रहे हो, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे समझो। और ऐसा समझो ग्लास के अंदर ये ऐसे कर्ड सरफेस बन रही है ऐसे नीचे की तरफ। अब जो ये ऊपर वाली लाइन है, ये तो ग्लास के टच हो रही होगी ना। अरे ये वाली लाइन ऐसे, जो ये हेमिस्फेयर की, ये जो हेमिस्फेयर कह रहा हूँ सॉरी, ये जो ऐसे कर्ड सरफेस है, इस कर्ड सरफेस की ये जो, ये वाला जो हिस्सा है, ये सर्कल जो है, ठीक है, ये तो गिलास के चारों तरफ टच हो रहा होगा ना भाई। ग्लास नीचे की तरफ ऐसे कर्ड हो रहा होगा, और ये वाला तो चारों तरफ से यहां टच हो रहा होगा। आप कहोगे हाँ सर, ठीक है। तो सरफेस कैसी है? ऐसी। और सरफेस की जो मेम्ब्रेन है, फ्री सरफेस, वो ऐसी है। तो टेंशन कहां लग रही होगी? टेंशन तो फ्री सरफेस के इंटरफेस के अलोंग होती है ना। अरे होती है, नहीं होती है? तो अगर शेप ऐसी है तो ये तो हर जगह ऐसी ही रहेगी ना, टेंशन तो ऐसी ही लगेगी हर जगह ऐसे। ये मतलब ऊपर की तरफ ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये एक एंगल पे ही ऐसे चारों तरफ एंगल पे ही ये सरफेस टेंशन घूम जाएगी बाहर की तरफ।
भाई अलोंग इंटरफेस होती है तो आप पीछे वाले पॉइंट के लिए बनाओगे तो वो भी तो ऐसे ही बनेगा ना। तो अगर आप घुमाओगे इसको तो ये तो इसी एंगल पे चारों तरफ घूम जाएगी, ये इसी एंगल पे चारों तरफ घूम जाएगी, नहीं घूम जाएगी? आप गिलास को देख लो, आप गिलास पे किसी एक ये पॉइंट ले लो ऐसे साइडवेज, आपका ग्लास है जो ऊपर से देख रहे हो, इस टेंशन को घुमाना शुरू करो तो ये तो टेंशन, ये तो अलोंग इंटरफेस तो हमेशा ऐसे ही आएगी ना, और ये एंगल घूम जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसके फोर्स की बात करूं तो टेंशन का फोर्स आप कैसे लिख सकते हो? टी इनटू लेंथ, यानी कि जो आपकी फ्री सरफेस है उसकी लेंथ कितनी है जो एयर वाटर इंटरफेस है। आप कौन सा लेते हो? एयर वाटर इंटरफेस। तो कौन सी आपकी, अब आपकी लेंथ कितनी होगी तुम्हारी? अब लेंथ आपकी बनेगी ये टी इंटू एल। बनेगी या नहीं बनेगी? भाई टेंशन आपकी क्या बनेगी? टी इंटू, वो कॉस थीटा हो तो बाद में ले लेंगे, टी तो जो होगा होगा इंटू एल, यानी कि जो टेंशन होगी तुम्हारी वो हो जाएगी, फोर्स जो आएगा वो आएगा टी इंटू टू पाई आर। ठीक है, टू पाई आर बोले तो टू पाई आर का मतलब क्या है? ये जो तुम्हारी है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये जो है सरकमफ्रेंस की जो लेंथ है। तो अब आपको इतना समझ में आया होगा ये सारी कहानी समझाने के, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा सी, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा सी, ये थीटा सी। तो यहाँ टेंशन के दो कंपोनेंट, टी कॉस थीटा सी, टी साइन थीटा सी। तो टी साइन थीटा सी तो कैंसिल आउट करेगा क्योंकि टी साइन थीटा सी आपको दिख ही रहा है, टी साइन थीटा सी। टी कॉस थीटा जो होगा वो ही ऊपर की तरफ होगा। इसका मतलब जो टी कॉस थीटा सी है, टी कॉस थीटा सी है, वो टेंशन का फोर्स है जो एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। कुछ ऐसी कहानी है। आप कहोगे हाँ सर। तो ये जो मैंने इतना समय बिताया है ये समझाने के लिए, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एक तो नेचुरली ऐसे पता चल गया फोर्स वोर्स से हमने कि एडहेसिव है भैया, कोई अट्रैक्ट तो कर ही रहा होगा, तो हम यहाँ तक पहुँच गए कि मिनिस्कस बनेगा कैसा, पहली बात क्लियर होगी। अब अगर मैं इस लिक्विड वाले सेक्शन को उठा के और इधर बना लूँ तो मैंने अब ये भी चेक कर लिया कि जो जो बातें मैं पढ़ के आया हूँ सारी लग रही हैं नहीं लग रही हैं। तो फ्री सरफेस पे क्या होगा? अलोंग द इंटरफेस टेंशन एक्ट करेगा। ठीक है, ये सेम वैसा ही सवाल है जैसे हमने एक सवाल किया था अभी पीछे लेक्चर में कि ये ऐसे है तो ये बॉल है सरफेस टेंशन वाले, उसमें बॉल ऐसे है, ठीक है, लिक्विड है, लिक्विड की बॉल ऐसे है, तो ये चारों तरफ टेंशन का फोर्स भी फील करेगी। तो ये जो सरफेस है लिक्विड की सरफेस ऐसे होगी थी, ऐसे होगी थी नहीं होगी थी लिक्विड की सरफेस, लिक्विड की सरफेस अब ये वाला इंटरफेस बना रही थी, एयर वाटर इंटरफेस, एयर वाटर इंटरफेस। तो एयर वाटर इंटरफेस की जो लेंथ थी वो ली थी हमने टी इंटू टू पाई आर, अगर आपको याद हो तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स था। ऐसे लिया था नहीं लिया था? क्योंकि सरफेस टेंशन का फोर्स हमें लिखना आना चाहिए। वो कहाँ है सरफेस टेंशन का फोर्स? ठीक है, फ्री सरफेस है, लेकिन लिखते कैसे हैं? टेंशन इंटू लेंथ। और लेंथ आप कौन सी लेते हैं? लेंथ आप लेते हैं जो एयर वाटर इंटरफेस है वो वाली लेंथ लेते हैं आप, जो शेप उसकी चेंज होके जो एयर वाटर इंटरफेस जो आया है, निकल के जो आया है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वो एक लाइन आ रही होगी ऐसे, हर जगह लग रहा होगा, तो ये इस लेंथ से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे निकालने का वो जो तरीका हमने सीखा था। तो यहां इतना आपको समझ में आया होगा कि टी कॉस थीटा फोर्स टी की मल्टीप्लाई टू पाई आर में कर दूं तो हाँ चलो भाई ये तो समझ में आ रहा है कि ये लेंथ की आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि ये अब निकाले कैसे, अडेसिव के बारे में हम अब ये ठीक है, ये ऐसे हो रहा है, ये चल रहा है, लेकिन अगर अब मुझे कितनी हाइट गया तो मैं वो सारी चीज़ें कहाँ से कैलकुलेट करूँगा? सरफेस टेंशन से। क्योंकि अगर मैं इस लिक्विड को ऐसे मान लूँ सेपरेट, अब मैं बोर ये जो ट्यूब व्यूब है इसको छोड़ दूँ, भूल जाऊँ, तो मेरा अगर पॉइंट, मैं अगर एफ बी डी बनाऊँ इसका लिक्विड का, इतने लिक्विड का अगर मैं एफ बी डी बनाऊँ, ये मैं लिक्विड का एफ बी डी बना रहा हूँ, किसका? लिक्विड का। अगर मैं लिक्विड का एफ बी डी बनाऊँ तो लिक्विड का वेट कहाँ होगा? नीचे, और इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा? सरफेस टेंशन। ये इसका एफ बी डी है, किसका? लिक्विड का। इसके अंदर ये जो ट्यूब है, कैपिलरी जो ट्यूब है, थिन बोर ट्यूब है, ये मैंने एक्सक्लूड करी है, इंक्लूड नहीं करी है, एफ बी डी इसका बनाया है। अब यहां से मैं सारी अपनी कैलकुलेशन, और यही सब कुछ है, यहां से मैं अपनी सारी कैलकुलेशन करता हूं कि ये कितनी हाइट गया। मेरा मेन मुद्दा है ये निकालना कि भैया कितनी हाइट राइज करेगा। ठीक है जी, अब हम आगे अपना टॉपिक शुरू करते हैं, फिर इसके ऊपर सवाल करेंगे और टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो जी,
अपने पास आया जी प्रेशर बैलेंस मेथड, पहले वाला। इसमें दो मेथड है, फोर्स और पहले प्रेशर बैलेंस। तो पहले मैं पहले वाला करता हूं। फर्स्ट मेथड हो गया जी प्रेशर बैलेंस मेथड। ठीक है जी। अब प्रेशर बैलेंस मेथड क्या कह रहा है, ध्यान से देखते जाओ। अगर मैं लिक्विड का ही, अब मैं लिक्विड का ही बनाऊंगा, क्योंकि अब आपको पता ही है कि मैं क्या करने वाला हूं। तो ये मैं हर बार ये लिक्विड का एफबीडी बनाऊंगा। तो ये कॉनकेव सरफेस हो गया। अब कॉनकेव सरफेस है तो आपको अब तो ये भी पता होगा कि यहाँ कॉनकेव वाली साइड प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा। बस यही याद रखना था ना। और ये क्या होता है, कम। तो अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ आओगे, 2T/R क्या होता है, इंक्रीज। आप कहोगे हाँ सर बात तो सही है। तो ऊपर प्रेशर कितना है, PATM है, नहीं है। ठीक है जी भाई। हाँ अगर मैं इसकी बात करूँ तो चलो एक बार ये पूरा अरेंजमेंट ही बना लेते हैं। फोर्स बैलेंस मेथड वाले में फिर अलग से बना लेंगे। तो ये अपना ऐसे हो गया, कोई दिक्कत। ठीक है जी। अब मैं यहाँ, मुझे इस A पॉइंट और B पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, देखो ये H हाइट होगी। आप समझ जाओगे अब मैं क्या, वही हाइड्रोस्टैटिक लगाने वाला हूँ प्रेशर का। PA विल बी इक्वल्स टू PB। आप कहोगे हाँ सर PB पे प्रेशर कितना है, सर P एटमॉस्फेयर, ओपन है ना। और सर PA का तो निकालना पड़ेगा। तो PA पे प्रेशर कहाँ से, यहाँ से चलो PATM यहाँ आए। तो अगर आप ऐसे चलते हो तो इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे चलोगे तो 2T/R से डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि PATM माइनस 2T/R। करोगे नहीं करोगे, रेडियस ये तो कॉन्केव सरफेस की रेडियस आएगी। ठीक है जी, 2T/R फिर प्लस ρGH, ये तो पढ़ के ही आयो, विल बी इक्वल्स टू PA। सो ये इक्वेशन 1 आ गई तुम्हारी, और ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। बच्चा कह रहा है कि सर बिल्कुल सही बात है आपकी, हाइड्रोस्टैटिक वाली आपने कंडीशन लगा दी, सेम लिक्विड सेम हॉरिजॉन्टल लेवल सेम प्रेशर। ये वाली अब कंडीशन सर मुझे पता है, PATM से नीचे आके मैंने प्रेशर। अब सर आप क्या करने वाले हो, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं कल ही आपको सिखाया था, कल ही आपको कुछ बात सिखाई थी मैंने। अगर मैं बात करूं तो जी ये हो गया मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर मैं बच्चे ध्यान से देखते रहना, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस जो कर्ड सरफेस है इसका रेडियस आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आप कहोगे हाँ सर। वही अब मैं कल वाली जो मैं आपको बताई थी वो बात सिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं अभी। और ये जो रेडियस है ये किसकी है बच्चे, बोर ट्यूब की। आर जो रेडियस है किसकी है, जो ये ट्यूब है इसकी। ठीक है। और इसको मैंने कर्ड सरफेस को बोल दिया कैपिटल R, क्योंकि मैं ये 2T/R तो भाई यही लिखूंगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्ड सरफेस, इस कर्ड सरफेस की। आप कहोगे हाँ सर। अब अपन इसको देखते हैं करना क्या चाह रहे हैं अपन। ये एंगल कितना है जी, θC। ये एंगल 90 माइनस θC। और ये टोटल कितना बनता है, 90। भाई इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही तो चलोगे ना आप। अगर आपको, आप देख लो ना, ये सर्कल होता है, ये सर्कल का ही टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर आओ, ये टेंजेंट ये परपेंडिकुलर, तो ये दो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वही तो सेंटर का पॉइंट होगा। वही सेम चीज़ मैंने यहाँ करी है। तो जी कोई बात नहीं, आप कह रहे हो ठीक है सर। तो आप क्या कहना चाहते हो सर, आप ये कहना चाहते हो θC आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये θC आ जाएगा। ठीक है सर। ये कितना है जी, R। अगर आप ट्राइंगल PQRS
एस, अगर आप ट्राइंगल पी क्यू एस में देखें तो यहाँ पे कोस थीटा सी विल बी इक्वल्स टू आर बाई आर आपको नज़र आएगा। आप कहोगे हाँ सर। आपको यहाँ कई बार थियोरेटिकल सवाल क्या देखने को मिलेगा, अब इसके ऊपर भी वो कहेगा इफ़ थीटा सी इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 0 डिग्री है यानी कि ऐसे ही है, तो तुम्हारी मेनिस्कस है वो ऐसे है, तो अगर मेनिस्कस ऐसे है तो खुद देख लो क्या आएगा, आर विल बी इक्वल्स टू आर। अगर आर विल बी इक्वल्स टू आर है तो ये जो मेनिस्कस है वो आपका प्रॉपर अंदर की तरफ ऐसे हेमीस्फीयर बनेगा, प्रॉपर हेमीस्फीयर। तो ये जो मेनिस्कस है ये प्रॉपर क्या बन जाएगा आपका, इसकी शेप प्रॉपर हेमीस्फीयर की तरह होगी। ये भी कई बार सवाल आ जाता है, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। अब आप इक्वेशन यूज़ करो, पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो आप लिखोगे सर पी ए टी एम माइनस 2t बाई आर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू पी ए टी एम, क्योंकि पी बी हो गया ना, पी बी पी ए इक्वल्स टू, ये लिख लिया मैंने। सर इससे कट कर, ठीक है कर दिया जी। सर 2t बाई आर इज इक्वल्स टू, तो रो जी एच आ गया। हाँ सर, एच निकालना था ना सर, एच को तो सर लिख सकते हैं 2t अपॉन रो जी आर। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। अब जो मज़ेदार बात है, सर एच को कुछ कुछ चेंज कर लें, कैसा रहेगा, कर लो भाई। रो जी, आर को क्या लिख सकता हूँ मैं, कैपिटल आर को आर बाई कोस थीटा सी। आप कहोगे हाँ सर, फिर इसको लिख सकता हूँ मैं 2t कोस थीटा सी डिवाइड बाई रो आर जी। हाँ सर, कैपिलरी में जो हाइट राइज करेगी वो इतनी होगी, और कैपिटल आर जो है वो है आपका रेडियस ऑफ कर्ड सरफेस या फिर रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ये आपको लिखा मिलेगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बड़ा फेमस फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा है फोर्स वाला मेथड। सर फोर्स वाला भी दोनों करेंगे। दूसरा हो गया जी फोर्स बैलेंस मेथड, ये तो प्रेशर वाला हो गया। फोर्स बैलेंस मेथड क्या है, फोर्स बैलेंस मेथड ये है कि लिक्विड का एफबीडी बना लो, बस उससे ही काम हो जाएगा। तो आपको पता है मैं ये सिखा के आया हूँ, ऊपर फोर्स क्या लगेगा, टी कॉस थीटा सी। इसके बैलेंस कौन कर रहा होगा, एम जी, ये एच है हाइट, ठीक है जी। तो अपन क्या करेंगे जी, इसको करेंगे टी कॉस थीटा सी विल बी इक्वल्स टू, तुम्हारा हो जाएगा जी एम जी, सॉरी टी कॉस थीटा, टेंशन का फोर्स लगाएंगे ना, टी कॉस थीटा टेंशन आ गई इंटू 2 पाई, ये हो गया जी तुम्हारा ये इंटू 2 पाई आर विल बी इक्वल्स टू एम जी। आप कहोगे ठीक है सर, अब मास लिख लो। मास क्या होता है जी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ऐसा ही होता है। आप कहोगे हाँ सर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू, हाँ मास लिखा ना, सो डेंसिटी होगी, वॉल्यूम हो गया एरिया, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो ये वाली शेप, ये वाला लिक्विड गायब। अरे भाई ये इतना नहीं होता जितना आप समझ रहे हैं, तो इसको हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। कई बच्चों के दिमाग में आता है ये तो सर खाली हो गया, ये तो वॉल्यूम आपने ये भी ले लिया। भाई ये वाला हम नेगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है जी। पाई आर स्क्वायर एच, एम विल बी इक्वल्स टू, सो टी कॉस थीटा सी इंटू 2 पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। सो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अब ये बच गया आपका क्या क्या, आर से आर कैंसिल कर लो, सो एच विल बी इक्वल्स टू 2t cos थीटा सी डिवाइड बाई रो स्मॉल आर इंटू जी। आप एक बार मैच करके देख लो क्या सेम है या नहीं है, सेम आया ना। तो इतनी हाइट ये राइज करेगा। दोनों मेथड आपने सीख लिए, फोर्स बैलेंस मेथड मुस्कुराइए,
और फोर्स बैलेंस मेथड में आपने लिक्विड का एफबीडी बनाया और ये आपने कहाँ से कर लिया, वही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाली कंडीशन लगा कि ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रेशर इंक्रीज, सॉरी प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। और ये मिनिस्कस वाला ये मैंने आपको अलग से बता दिया। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात, अगर लेट्स सपोज हाइट राइज होनी है h इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, कि इतनी हाइट है, लेकिन जो आपने ट्यूब ली है वो आपने 6 सेंटीमीटर की ले ली, तो बताओ पानी बाहर निकलेगा? नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर insufficient height, insufficient height, water will not leak out, बाहर नहीं निकलेगा पानी भाई, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा कि वो बाहर नहीं निकलने देगा, वहीं तक उतना ही फोर्स बैलेंस आउट हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट भी आ रहा है ना, तो ये अपने आप को कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जी कुल मिला के अब बात ये आती है, ये एक पॉइंट जो मुझे लिखाना था वो मैंने लिखा दिया। अब अगला पॉइंट जो इसके अंदर, वो है तुम्हारा ज्यूरीन्स लॉ। ज्यूरीन्स लॉ कुछ नहीं कहता है, अगर टी थीटा सी रो जी ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बस। कह रहे यार क्या मजाक है सर, हाँ बस यही है, मजाक ही समझ लो कि बस इतना सही है। अब तक अपने बात करी मैंने कैसी शेप ली, ये दो देखो, दो ही केस होते हैं इसके अंदर और वो दोनों मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, उसके उसके बाहर नहीं आने वाला, तो भरोसा रखें आप मेरे पे। क्या जी? तो दूसरा आता है, अब जो बात मैंने पढ़ाई थी ना आपको, जो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो एक्सेस प्रेशर वाला, तो मैंने दो, एक तो सिलेंड्रिकल मेनिस्कस की मैंने बात करी थी, सिलेंड्रिकल सरफेस, और एक मैंने स्फेरिकल की बात करी थी। तब मैंने R1 = R2 लिया था, तो 2T/R आया था, और सिलेंड्रिकल के लिए सरफेस के लिए T/R आया था। R1 R2 प्रिंसिपल रेडियाई थे, तो उस बात का मैं यूज़ करूँगा। और मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ये थिन बोर्ड जो ट्यूब थी इसको बदलने वाला हूँ, किससे देखना, और इसके ऊपर कई बार सवाल भी आया है, और बच्चा गड़बड़ क्या करता है मैं वो भी बताता हूँ आपको। आपने दो पैरेलल प्लेट ली हैं, टू पैरेलल प्लेट्स ये लिया आपने, ठीक है जी। इनको सेपरेट किया बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, और डिप कर दिया, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस एंड डिप्ड इन वाटर। आप कहोगे ठीक है सर, अब हाइट राइज बताना है। अब क्या बताना है? हाइट राइज। तो अब बच्चे के दिमाग में क्या है, बच्चा तो भिड़ते ही क्या कहेगा, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है, वो क्या करेगा, वो ऐसे करेगा। कहने का मतलब ये इसने ऐसे प्लेट लिए हैं, मैं अगर आपको हल्का सा, ठीक है जी, और ये आपने प्लेट ऐसे डाल दी है, ये अरेंजमेंट ऐसा है कुछ। तो ये कह रहा है कि ये जो लिक्विड है ये राइस तो होगा, राइस होगा तो मिनिस्कस तो तुम्हारा कर्ड ही बनेगा, ऐसे मिनिस्कस तो ऐसे बन गया। ये बन गया नहीं बन गया?
ठीक है जी। और ये जो सेपरेशन है इनके बीच का, ये बच्चे डी, ये गिवन है आप, ये दिया हुआ है। अब आप ध्यान से समझो मेरी बात। ये कह रहा है आपसे कि वाटर के अंदर डिप कर दिया, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे को तो एक ही चीज़ याद होती है, सर सेम ही तो बात है, एच इज इक्वल्स टू 2t, और सर ये कॉस थीटा सी डिवाइड बाई रो आर जी। सर अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं गिवन होता तो वो तो हम सर क्या मान लेते हैं, ज़ीरो मान लेते हैं। तो वो आंसर जो टिक करता है 2t बाई रो आर जी। आर हो गया सर आपका d/2। तो सर ये तो और आसान हो गया, तो ये एच इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपना 2t/d, तो सर 4t बाई रो डी, रो डी जी। बच्चा ये करता है और ये हो जाता है उसका गलत। अब आप कहोगे कि सर गलत कैसे हो गया, चक्कर क्या है? तो एक बार निकाल के देख लो। यहाँ क्या है? एटमॉस्फेयर, PATM। अब आपको सेम चीज़ है। अब अगर आप देख पा रहे हो, आपका ये जो मिनिस्कस है ना बच्चे, ये सिलेंड्रिकल है। क्या है ये? सिलेंड्रिकल मिनिस्कस है। तो अब सिलेंड्रिकल के लिए जब आप इधर आओगे तो अब आपका डिक्रीज 2t/r नहीं होगा, अब आपका डिक्रीज होगा t/r। जिसको पता नहीं है वो एक्सेस प्रेशर वाला, इसीलिए मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया था, वो जाके वहाँ देख सकता है। यंग वाली इक्वेशन जो हमने क्या की थी, डेल्टा P इज इक्वल्स टू T1/r1 प्लस 1/r2। और ये R2 क्या लिया था अपन ने, इनफाइनाइट, और ये R1 लिया था R, सिलेंड्रिकल मेनिस्कस के लिए। तो यहाँ कैसी मेनिस्कस बन रही है, दिख रही है ना आपको? आपको खुद देखो, ये सेंस बन रही है, सिलेंड्रिकल मेनिस्कस बन रही है ना, ऐसे ऐसे सिलेंड्रिकल मेनिस्कस बनेगी। तो सिलेंड्रिकल मेनिस्कस के लिए T/r। तो अब आप लिखो, अब आप इजीली कर पाओगे। क्या जी? PATM माइनस T/r। आप कहोगे हाँ सर, प्लस, ठीक है सर, ये प्रेशर मेथड कर रहा हूँ मैं, तो वो तो याद हो ही गया होगा, सेम स्टेप सेम रिपीट होने हैं। माइनस T/r प्लस रो विल बी इक्वल्स टू एंगल, ये तो कॉस थीटा सी वही रहेगा, R/r ये वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये तुम्हारा क्या रहना है, सेम रहना है। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू PAT। अब फर्क बस ये 2 के फैक्टर का आ रहा है, यहाँ पहले 2t था बस ये, और यही बच्चे से गलती होती है। सो T/r, और अब आपको कभी भी गलती नहीं होगी क्योंकि मैंने दोनों केसेस आपको बता दिए हैं। एच विल बी इक्वल्स टू T/ρ/g/r। तो आप r की जगह आप रख सकते हो, तो ये आ जाएगा फाइनली T cos थीटा c डिवाइड बाई ρ/g/r। तो r इज इक्वल्स टू कितना है जी, d/2, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन d था। सो h विल बी इक्वल्स टू T cos थीटा c डिवाइड बाई ρ/g d/2। रखोगे 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2t cos थीटा c डिवाइड बाई ρ/g d। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है जी। और ये किससे आया? अगर थीटा सी आप मान लो 0 डिग्री, ठीक है, तो अगर नहीं गिवन है तो आप 0 डिग्री मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो यानी कि 2t cos 0 डिवाइड बाई ρ/g/d। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। एच विल बी इक्वल्स टू, अगर आप फोर्स बैलेंस मेथड की बात करें, देखो ये तो पहले ये तो प्रेशर वाला हो गया। अगर मैं इसके लिए सिलेंड्रिकल मेनिस्कस के लिए फोर्स बैलेंस मेथड की बात करूं, फोर्स तो मेरे हिसाब से वो भी आप आराम से, आप मेनिस्कस उठाएंगे तो इस कुछ शेप का उठेगा, आप कहोगे हाँ सर, फोर्स बैलेंस मेथड तो यही है ना, इतनी हाइट राइज होगी मान लो, ये एच, ये mg नीचे होगा, आप कहोगे हाँ सर। सिमिलरली फोर्स कितना होगा, अब ये टेंशन तो ऐसे लेगी ना मेनिस्कस, लेंथ अब ये लोगे ना आप, अब ये वाला तो नहीं है, पहले तो आप ये ले रहे थे, ये ले रहे थे, हर जगह ये ले रहे थे, लेकिन अब ये नहीं लोगे, अब तो ये होगी। तो यहाँ फोर्स जो टेंशन का फोर्स आएगा, टेंशन वाला हो कितना होगा, टी इंटू लेंथ यानी कि 2L, TL फोर्स ये, TL फोर्स ये, तो 2TL।
ये वेट को बैलेंस कर रहा है, यानी कि T इंटू 2L विल बी इक्वल्स टू मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू तुम्हारी क्या हो जाएगी, लेंथ। एरिया क्या बना जी तुम्हारा, एरिया हो जाएगा, पहले ऐसे लिख लेते हैं, वॉल्यूम यानी कि एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ H, मास इंटू जी। और ये जो एरिया हो गया, एरिया क्या लोगे जी आप, रो। एरिया हो जाएगा तुम्हारा लेंथ इंटू डी। भाई ये ऐसे तो लोगे ना एरिया, ये लेंथ इंटू ए ब्रेथ इंटू हाइट, ये मल्टीप्लाई करोगे आप वॉल्यूम के अंदर, इंटू जी। सो टी इंटू बच्चे 2L, सो L से L कट गया, T इंटू 2L रो जी इंटू H। सो H विल बी आ जाएगा आपका 2T अपॉन रो जी डी। आंसर। आई होप कि आपके फोर्स बैलेंस मेथड और प्रेशर बैलेंस मेथड ये दोनों समझ में आए होंगे। अब मैं आगे चल लेता हूँ थोड़ा, किसकी बात कर रहा हूँ, ये दो मेथड होने के बाद राइस तो आपको आगे निकलना। अब नोट पॉइंट कुछ बात करते हैं जी। नोट पॉइंट क्या, आपके पास H इज इक्वल टू था 2 cos थीटा सी डिवाइड बाई रो आर जी। ये मैं वो सिलेंड्रिकल वाले की बात कर रहा हूँ, जनरल यही होता है, इन जनरल यही होता है। ये H हाइट होगी, ठीक है जी, इन जनरल यही होता है। तो अब अगर मैं बात करूँ 2T cos थीटा सी अपॉन रो आर जी, चलो अब बात ये है भैया, बात ये है, इफ थीटा सी इज ऑब्ट्यूज, अगर थीटा सी ऑब्ट्यूज है यानी कि cos थीटा सी विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव, यानी कि H कम्स आउट टू बी नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब है राइस की जगह क्या हुआ है तुम्हारा, डिप। मतलब तुम्हारा ये था, ये लिक्विड था, तो ये लिक्विड जो भी है मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जब मैंने इसमें ये थिन बोर ट्यूब, ये ट्यूब डाली, ठीक है जी, जैसे ही मैंने ये डाली तो ये डिप हुआ। तो डिप को कैसे शो करोगे आप, ये डिप हुआ तो जो मिनिस्कस है उसकी शेप कैसे आई, ये मिनिस्कस की शेप आई, क्योंकि मिनिस्कस की शेप यही आएगी, कॉन्वेक्स आएगी, तभी तो एंगल ये बनेगा। इस पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना। और अंदर वाली सरफेस कौन सी है, लिक्विड के, सॉलिड सरफेस वो लेते हैं जो लिक्विड के अंदर है, तो ये बन गया थीटा सी ऑब्ट्यूस। और ये तभी बन सकता है जब तुम्हारा नेगेटिव हो। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मिनिस्कस का जो सरफेस है विल बी कॉन्वेक्स। तो इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो सारी चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं। तो थीटा सी नेगेटिव है तो अच्छा डिप होगा, अच्छा डिप होगा, सीधी सी बात है ना, डिप होगा भैया। अब वैसा नहीं है जैसा पहले तो हो रहा था, तो हर बात वो एंगल ऑफ कांटेक्ट से ही निकल के आती है, हर बात लॉजिकल है। आप थीटा सी नेगेटिव लोगे, नेगेटिव लेते ही आपको ये समझ में आ जाएगा, अच्छी यहाँ एडेसिव फोर्स कम है, तुम्हारे कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हैं, ये भी बात पता चल गई। फिर तुम्हें पता चलेगा अच्छा मिनिस्कस का शेप कैसा होगा, अरे मिनिस्कस का शेप तो भाई कॉन्वेक्स बनेगा, कॉनकेव नहीं बनेगा। तो ये सारी बातों के जवाब आपको देने आने चाहिए। अब दूसरी बात, अगर आप यहाँ मिनिस्कस के इनसाइड प्रेशर की बात करो, P1 P2 कहाँ ज़्यादा, तो आप ये देखो P1 तो PATM, ठीक है, या कुछ भी हो, चलो मुझे उससे नहीं मतलब, मैं तो P1 P2 नॉर्मल कंपेयर कर रहा हूँ इन जनरल। तो ये शेप हो गया, जब आप ऐसे एंटर करते हो तो 2T/R इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ये तुम्हारा होगा डिक्रीज, क्योंकि कॉनकेव वाली साइड प्रेशर क्या होता है ज़्यादा। तो मैं सीधा भी लिख सकता हूँ कि P2 विल बी ग्रेटर देन P1। क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि मुझे पता है पहले से ही मास्टर ने मेरे याद कराया था, कॉनकेव वाली साइड प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है जी।
और मैंने वो बात मेरे मास्टर की याद कर ली थी। तो ये तो पूरा थियोरेटिकल पॉइंट हो गया, हाइट राइज कैसे निकालते हैं, दोनों मेथड कैसे निकालते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होता। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब हम इस पे भरपूर सवाल करेंगे, किस किस एंगल से सवाल आ सकता है, उनके बाहर चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। तो जी शुरू कर। तो जी ये प्रीवियस ईयर के जेई मेंस के क्वेश्चन हैं, आप पहला सवाल पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाऊँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे कि ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन द वाटर। ठीक है जी। द वाटर राइज अप टू 8 सेंटीमीटर। चलो, इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज पुट इन ए फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर, द लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन द कैपिलरी ट्यूब विल बी। तो यहाँ दो चीज़ें हैं। अगर आप जी इफेक्टिव क्या कर दोगे, ज़ीरो। भाई ये कैपिलरी है, वाटर है, तो आपने जी इफेक्टिव क्या कर दिया, ज़ीरो। जो फोर्स इसको बैलेंस कर रहा था वो क्या कर दिया, जी इफेक्टिव आपने ज़ीरो कर दिया। तो अब तो खाली ऊपर वाला फोर्स बच गया। ऊपर वाला फोर्स ये तो एडहेसिव की वजह से, भाई ये अट्रैक्ट जो कर रहा था इसको, ये जो टेंशन का फोर्स था, ये तो ऐसा का ऐसा ये एडहेशन की वजह से, ये अट्रैक्शन तो ऐसा का ऐसा ही बरकरार रहेगा। ये आपने ज़ीरो कर दिया तो ऊपर चढ़ता चला जाएगा। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, क्या पानी बाहर निकल जाएगा? नहीं, पानी बाहर नहीं निकलेगा। एक सवाल तो हमने वो पढ़ा है कि भाई अगर आपने ये कह देता कि 8 सेंटीमीटर तक राइज किया है, ठीक है, अब आपने सेम 5 सेंटीमीटर की ले ली तो अब 5 सेंटीमीटर तक राइज करेगा। ठीक है, यहाँ तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, कैपिलरी जब ये है वाटर कैपिलरी, तो ये कितना जाएगा तुम्हारा, 20 सेंटीमीटर। क्यों जाएगा? क्योंकि मैंने वही बताया आपको कि जी इफेक्टिव जो लग रहा था, जी इफेक्टिव बच्चे, वो तो ज़ीरो हो गया। भाई फ्री फॉल है तो जी इफेक्टिव तो ज़ीरो हो गया। अब जी इफेक्टिव ज़ीरो हो गया, लेकिन ऊपर जो फोर्स इसको खींच रहा था, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी स्टार्टिंग में, कोई तो खींच ही रहा था इसको, तो वो ज़ीरो थोड़ी ना हो गया। तो खींचता रहेगा, कहाँ जाके रुक जाएगा, यहाँ बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, वो अपने आप को सरफेस ऐसे एडजस्ट कर लेती है। ठीक है जी, चलो इसका आंसर हुआ। तो थर्ड वाला देखो अब आप। तीसरा सवाल बड़ा वही थ्योरेटिकल है, अच्छा सवाल है। एक कैपिलरी ट्यूब है, ए इज डिप्ड इन वाटर, ए को तो डिप किया गया वाटर में। अनदर आइडेंटिकल ट्यूब इज डिप्ड इन सोप वाटर सॉल्ट। अब देखो, अब ये तुम्हें फिर प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर मैं वाटर की बात करूं और एक तरफ में सोप वाटर, यानी कि मैंने डिटर्जेंट और मिला दिया, तो वेटिंग सब्सटेंस है, और मिला दिया तो टेंशन क्या होगी, डिक्रीज। भाई हम कहते हैं ना टेंशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो अगर टेंशन डिक्रीज होती है तो एच विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, 2t cos थीटा सी बाई, ये कितना हो गया जी, डिवाइड बाई रो आर जी। तो अगर अब बच्चा क्या करेगा, बच्चे के हिसाब से बता रहा हूँ, बच्चा सोचेगा सर थीटा सी भी डिक्रीज होगा, ये भी तो आपने बताया था कि सॉप वाटर, तो ये वेटिंग की तरफ जाएगा, तो ए ओ सी एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट भी क्या होगा तुम्हारा, डिक्रीज होगा। ऐसे ऐसे ही तो पढ़ते हो तुम, सॉप वाटर सॉल्यूशन है तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट भी चेंज होगा। तो नो डाउट ये कोस थीटा सी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब क्या करे, कौन डोमिनेट करेगा, टेंशन डोमिनेट करता है, टेंशन वाला फैक्टर। ठीक है, ये ज़्यादा तुम्हारा डिक्रीज होगा, तो ये ज़्यादा ये डोमिनेट करेगा, तो एच क्या होता है तुम्हारा ऐसी सिचुएशन में, डिक्रीज। एच क्या होता है, डिक्रीज। तो इसके लिए इसका आंसर हम टेंशन से देते हैं हमेशा। ठीक है जी, जैसे कि लाइक सेमीकंडक्टर के अंदर आपने पढ़ा हुआ था ना कि सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम तो घटता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे बढ़ते हैं। तो रजिस्टिविटी कौन सा फैक्टर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज हो रहे हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो फैक्टर डोमिनेट करता है, इसलिए ग्राफ ऐसा आता है। तो सेम वाली बात है, तो इसलिए इसका आंसर होगा। अब देखो सवाल जब आप सॉल्व करते हो, ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ तो एंगल ही क्या बन रहा है तुम्हारा, ऑब्ट्यूज बन रहा है ना, तो ये तो तुम्हारा राइज हो ही नहीं सकता। भाई यहाँ तो तुम खुद सोच लो ना, एडहेसिव फोर्स तुम्हारे कम होंगे कोहेसिव फोर्स से, तो एडहेसिव तो वैसे ही कम है, तो कैसे खींच ही नहीं पाएगा ऊपर, अट्रैक्शन ही नहीं हो, अट्रैक्शन ही कम है, तो राइज ही नहीं करेगा। उसके लिए मिनिस्कस हमेशा कैसा बनना चाहिए, कॉनकेव। अगर राइज होना है तो मिनिस्कस हमेशा कॉनकेव बनेगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फिर क्या है, फिर देखो कि भैया पहले वाटर था, फिर आपने डिटर्जेंट और ऐड कर दिया, तो सरफेस टेंशन और डिक्रीज हो गया, तो अब हाइट कम राइज होगी। इसका मतलब सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे आपको आंसर करने हैं।
अगला सवाल देखो जी आप। अब ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ये क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है कि सीधा सवाल समझाता हूँ। ये कुछ ऐसे है, आपने एक ट्यूब ली, ये ऐसे आपने ऊपर से ब्लो करना शुरू किया। ये क्या है? What is the pressure required in the tube in order to blow a hemispherical bubble? यानी कि आपको एक हेमीस्फेरिकल, ये ऐसा बबल बनाना है हेमीस्फेरिकल। ठीक है, अगर आपको हेमीस्फेरिकल बबल बनाना है, हेमीस्फेरिकल, अगर हेमीस्फेरिकल बबल है तो यहाँ जो भी होगा वो कोस थीटा सी, सॉरी हेमीस्फेरिकल बबल, कोस थीटा सी कह रहा हूँ। हाँ, तो ये इसका मतलब हेमीस्फेरिकल रेडियस जो इसकी होगी, डायमीटर जो इसका होगा, यानी कि इसका डायमीटर ऑलरेडी आपको गिवन है, तो आपको रेडियस कितना दे दिया? 1 mm। ये पता चल गया आपको। फिर आपको एक्सपेरिमेंट सरफेस टेंशन गिवन है, तो सरफेस टेंशन निकाल लो यहाँ से। 7.3 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। एटमॉस्फेरिक डेंसिटी, ये तो आपको पता ही है। एक्सेस प्रेशर ऑल्सो कैलकुलेट एक्सेस प्रेशर, ठीक है, वो तो बात की बात है। तो ये क्या निकालना है तुम्हें? एक्सेस प्रेशर वो तो आप एटमॉस्फेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मतलब माइनस कर लेंगे। पहले बात है कि मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज़ द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इन ऑर्डर टू ब्लो अ हेमीस्फेरिकल, यानी कि मुझे यहाँ प्रेशर निकालना है इनसाइड। ये कितना आपने डिप किया? 8 सेंटीमीटर। कितना डिप किया? बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन बीकर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो। अब मुझे अगर मैं यहाँ की बात करूँ P1, P इन साइड, तो P इन साइड से बाहर निकलूंगा मैंने, इसके 2T/R विल बी इक्वल्स टू P1। और P1 क्या है? ये P0, P एटमॉस्फेयर। P1 कैसे लिख सकता हूँ मैं? प्लस रो जी एच। भाई इधर का प्रेशर तो सेम होगा ना, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम प्रेशर। तो यहाँ जब मैं नीचे आऊँगा तो PATM प्लस रो जी एच, और वही इतना होगा प्रेशर जस्ट इसके नीचे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ P इन माइनस 2T/R। हो गया सवाल। P इन विल बी इक्वल्स टू रो जी एच प्लस PATM प्लस बच्चे 2T/R। एक्सेस प्रेशर तो आपको समझ में आ ही आया होगा। एक्सेस प्रेशर का मतलब P इन माइनस PATM निकालना है, वो हो जाएगा 2T/R प्लस बच्चे रो जी एच। आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आ रहा होगा। अब तो बस इसमें वैल्यू रखनी है, आप वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जो आएगा वो आ जाएगा, अगर मैं सीधा NCERT का ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दे रखा है उन्होंने, कैलकुलेशन बस करनी है आपको, समझा मैंने दिया ही। 5 पास्कल। ठीक है जी, आप सारी चीज़ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अब ये सवाल पढ़ते हैं। वैक्स इज कोटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ कैपिलरी ट्यूब, द ट्यूब इज देन डिप्ड इन वाटर, देन कंपेयर टू द अनवैक्स्ड कैपिलरी, यानी कि पहले अनवैक्स था, अनवैक्स था तो यानी कि वाटर और सॉलिड, यानी कि वेटिंग वाली कंडीशन थी। ये कौन सी थी? वेटिंग वाली कंडीशन। ठीक है, फिर आपने वैक्स कर दिया तो नॉन वेट वाली होगी। अब नॉन वेट वाली के लिए ये मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट में थ्योरी में ही पढ़ा के आया हूँ कि वेटिंग सब्सटेंस जो होते हैं, तो यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? 90 डिग्री से कम, और नॉन वेट की कंडीशन में ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यानी कि ऑब्ट्यूस, यानी कि एच क्या हो जाएगी जी? नेगेटिव, यानी कि राइज नहीं होगा, डिप होगा। यहाँ एच क्या होगा? पॉजिटिव, यहाँ राइज होता है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है। पहले एक्यूट था, फिर ऑब्ट्यूस हो गया, और एच क्या हो गया? डिक्रीज, यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये जेई मीन्स 2013 में आया हुआ सवाल है। अच्छा सवाल है। नीट और जेई दोनों बराबर ही हैं, तो लगभग लॉजिकल और थियोरेटिकली सवाल पूछते हैं। अब ये वाटर राइज टू ए हाइट 10 mm इन अ कैपिलरी, इफ द रेडियस ऑफ कैपिलरी इज मेड हाफ, व्हाट इज द, अब वो ज्यूरिन्स लो, यानी कि H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ से इसका आंसर कर दोगे, यानी कि H1/H2, बाद में कितना कर दिया आपने? R/2 डिवाइड बाई पहले कितना था? R। रेडियस ऑफ कैपिलरी इज मेड हाफ, व्हाट इज द न्यू वैल्यू? काट दो, तो ये कितना हो जाएगा जी? 1/2, यानी कि H2, बाद में हाइट कितनी होगी? 2H1। अगला देखो जी, वाटर राइज 10 सेंटीमीटर इन वर्टिकल,
इफ़ द ट्यूब इज़ इंक्लाइन, यानी कि ट्यूब आपने ऐसे इंक्लाइन कर दी एट 45 डिग्री, एट 45 डिग्री, तो पूछ रहा है कितना। तो वर्टिकल हाइट हमेशा सेम रहती है, इसीलिए फाइंड द लेंथ ऑफ वाटर राइस इन द, तो ये जो वाटर राइस है ये कुछ भी हो, लेकिन जो वर्टिकल वर्टिकल हाइट है ये हमेशा सेम रहेगी वाटर की। ऐसा क्यों? ऐसा आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी मान लो ऐसे कर दूँ मैं, हाइड्रोस्टैटिक में भी चले जाएं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम प्रेशर, वो वर्टिकल कॉलम की वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो इसकी वर्टिकल हाइट पे, यानी कि अगर वाटर इतना है इन दोनों कॉलम में और ये बिल्कुल तीनों सेम है, इनका एरिया वेरिया सब कुछ सेम है, तो यहाँ भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये इसकी वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करेगा, वर्टिकल। क्लियर है? तो वर्टिकल हाइट हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वर्टिकल हाइट क्या रहेगी? हमेशा सेम बच्चे। अगर टिल्ट भी कर दी अल्फा एंगल पे तो वर्टिकल हाइट सेम रहेगी। तो आपसे एल पूछा हुआ है तो कुछ नहीं करोगे आप, cos 45 विल बी इक्वल्स टू, कोस क्यों लगा रहे हो भाई? किससे? ट्यूब इज इंक्लाइंड एट, अब विद द, अच्छा इंक्लाइंड, ठीक है, तो दोनों तरफ ही ये तो 45 ही है, ऐसे मान लो 45, ये पूरा देना चाहिए था, मतलब ये पूरा लिख देता हूँ मैं, इस ट्यूब इज इंक्लाइंड 45 डिग्री विद वर्टिकल। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर दे दिया अब मैंने, तो यहाँ से अपन ये निकाल सकते हैं अब, तो ये अपना हो जाएगा जी, ये कितना है 45, सो साइन 45 विल बी इक्वल्स टू 10 बाई एल, सो एल विल बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखो जी, अब आपको ये कैपिलरी का सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है। तो ये कह रहा है दो कैपिलरी है, रेडियस R1 R2, ये बड़ा रिपीटेड सवाल है, आते रहते हैं। वर्टिकली इमर्स्ड इन द सेम लिक्विड, सेम लिक्विड यानी कि रो सेम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। जो हाइट है लिक्विड कॉलम की वो क्या होती है? H इज इक्वल्स टू 2T, सेम लिक्विड है, ये होता है ना cos थीटा C अपॉन रो आर जी। अब आपका R अलग अलग है, ठीक है, ये तो सेम है, वाटर ही है, लिक्विड भी सेम है, लिक्विड की बात कर रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सब सेम है, यानी कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इस पर डिपेंड करेगी हाइट। अब ये क्या कह रहा है कि मास ऑफ लिक्विड राइस, अब अगर मैं मास की बात करूं तो मास क्या होता है जी? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब ये तो लिक्विड तो सेम है, यानी कि इसका रेशो पूछा है M1/M2, तो रो तो कट जाएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू एच, H1 A1 डिवाइड बाई A2 H2, यानी कि हो गया R1 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू H2 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर इंटू, सॉरी, H1 एन H2, आपका हो गया। हाँ सर, अब H1 H2, यानी कि अगर मैं यहाँ से निकालूँ H1/H2 तो ये तो इन्वर्स रिलेशन है, ये हो जाएगा, यानी कि R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर इंटू H1/H2, यानी कि R2/R1, बच्चे कट गया, काट दो, यानी कि आया R1/R2 आंसर। फिर पहला हो गया, अब दूसरे की बात करते हैं। रेशो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी PE1 डिवाइड बाई PE2, यानी कि M1GH1 डिवाइड बाई M2GH2, जी से जी कट गया बच्चे। M1/M2 का रेशो आपने निकाल ही लिया, ये R1/R2 पे डिपेंड करता है। H1/H2 का रेशो ये हमने निकाल ही रखा है, R2/R1 पे डिपेंड करता है, कट गया, यानी कि 1 आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो जी, अगला सवाल है कि एक एयर बबल है इतने रेडियस का इन ए लिक्विड हैविंग सरफेस टेंशन इतना, चलो जी एयर बबल के बारे में बात दे दी, डेंसिटी, ठीक है जी, इतना दे दिया। अब आपसे कह रखा है द प्रेशर इनसाइड द बबल इज दिस ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट व्हाट डेप्थ इज द बबल बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो कुल मिला के बात ये है, कुल मिला के बात ये है कि कुछ ऐसी कहानी है, मोटा मोटा मैं आपको समझाऊँ। ये सरफेस है, यहाँ एयर बबल है, और ये
आपको ये हाइट ये डेप्थ बतानी है आपको, ठीक है। और आपको दे रखा है, अगर मैं ये इनसाइड की बात करूं और ये जस्ट आउटसाइड की बात करूं, प्रेशर इनसाइड द बबल ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर, आउटसाइड नहीं मतलब, आपको दे रखा पी इनसाइड माइनस पी ए टी एम विल बी इक्वल्स टू 1100, ये दे रखा है। कोई नहीं, मैं तो यहाँ से चलूँगा, पी ए टी एम से और नीचे तक पहुँचना है। पी ए टी एम मैं मेरी इक्वेशन लिखता हूँ, पी ए टी एम प्लस रो जी एच, नीचे आया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया रो जी एच। फिर मेरे को स्कर्ट सरफेस के अंदर घुसना है, ठीक है जी। अब अगर मुझे स्कर्ट सरफेस के अंदर घुसना है तो कैसे घुस रहा हूँ मैं, ऐसे। और कॉनकेव वाली साइड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी कि P2 P1 मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अगर ऐसे चलोगे प्रेशर ज़्यादा, यानी कि 2T/R से क्या होगा तुम्हारा इंक्रीज। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो अगर मैं इसको लिखूँगा प्लस 2T/R, आप कहोगे हाँ सर, इज इक्वल्स टू पी इनसाइड, थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँगा, पी इनसाइड माइनस पी ए टी एम विल बी इक्वल्स टू रो जी एच प्लस 2T/R, आप कहोगे हाँ। यस सर, ये तो सवाल ही आसान हो गया। 1100 रो कितना है, कितना दे रखा है, 10⁻³ इंटू 10 इंटू एच, ये निकालना ही था सर, प्लस 2 इंटू टेंशन कितनी दे रखी है सर, दे रखी है 0.06 डिवाइड बाई सर रेडियस कितनी दे रखी है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻³ तो सर इसको कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 1100 विल बी इक्वल्स टू 10⁻⁴ इंटू एच विल बी प्लस ये क्या हो गया जी, ऊपर ले जाओ इसको, तो 2.06 इंटू 1000, तो ये कितना हो गया 120, यानी कि 1100 माइनस 120 डिवाइड बाई 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू एच। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 1120 में से आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 980, और ये जी कितना ले रखा, जी 9.8 लेना है, जी 9.8 लेना है, क्योंकि आंसर फिर उसी के हिसाब से मैच कराना पड़ेगा ना अपन को। 9.8 तो ये हो जाएगा जी 9.8 इंटू 10⁻³ तो जी 9.8 इंटू 10⁻³, 9800, यानी कि, तो ये h डिवाइड कर लो, तो ये हो गया 110 में से 12 गए तो ये हो जाएगा 980 डिवाइड बाई 9800 1/10 विल बी इक्वल्स टू 0.1 मीटर, यानी कि 0.1, ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपके ये बात समझ में आई हो। कुछ नहीं करना है, ये एयर बबल यहाँ था बच्चे, ठीक है, नीचे आ जाओ, अंदर घुस के प्रेशर लिख लो, पी इनसाइड ये दे ही रखा है कि द प्रेशर इनसाइड द बबल इज इतना ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स इट। अब ये सबसे आखिर जो मैंने सवाल लिया है और सबसे अच्छा सवाल है, यहाँ हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। आप ध्यान से देखो, ये कैपिलरी है, ट्यूब है, रेडियस आर की है, इमर्स्ड इन वाटर, बहुत अच्छी बात है, इमर्स्ड इन वाटर, ये ऐसे। तो ये कह रहा है कि इतना ये राइज कर गया, ये पता ही है हमें। वॉट अमाउंट ऑफ हीट विल बी इवॉल्व व्हेन द वाटर राइज इन द ट्यूब, मान लिया जी ये एच राइज किया, ठीक है। अब हुआ क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो, टेंशन ने वर्क किया होगा, वर्क डन बाय टेंशन। भाई इसको लेके कौन गया है, हम किससे, हम तो लिक्विड की टर्म में पढ़ रहे हैं ना, वो एडेसिव छोड़ दो। अब मैं तो इस टेंशन फोर्स के हिसाब से पढ़ रहा हूँ ना सारी चीज़ें। लिक्विड पे क्या, अगर मैं लिक्विड का एफबीडी बनाता हूँ तो मैं तो टेंशन फोर्स दिखाता हूँ ना ऊपर की तरफ, यानी कि टेंशन का फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, यानी कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी mg तो नीचे लगेगा ना, mg के अगेंस्ट वर्क किया होगा तो वो तो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में स्टोर्ड हो गया, प्लस हीट इवॉल्व, कुछ हीट रिलीज हुई होगी, सारा का सारा थोड़ी ना वर्क, वो अभी हम देख लेते हैं। अगर वो बराबर आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं तो जो भी है जीरो वीरो जो भी हो हमें पता चल ही जाएगा। यानी कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स विल बी इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस हीट। भाई ऐसा ही तो होता है ना हमेशा, एनर्जी कंजर्वेशन स्टोर्ड होती है
और ऐसा हो सकता है कि भैया हीट इवॉल्व भी होगी हो, ये जीरो आ गया तो बढ़िया बात है, सारा का सारा टेंशन का वर्क ही अगर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो गया, बढ़िया बात है। तो अभी आप ऑप्शन भूल जाओ, ऑप्शन भूल जाओ, इसको एज ए थ्योरी पढ़ रहे हैं मान लो हम। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कैसे लिखेंगे सर? सर टेंशन फोर्स का वर्क हो जाएगा सर, जो टेंशन फोर्स यानी कि एफ टी इंटू सर एच। बात बिल्कुल सही है सर। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि कितनी सर, ये रेफरेंस लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस से लिखी जाती है सर। पहले तो क्या थी, ज़ीरो, और फाइनली सर स्टोर्ड कितनी हुई है, तो सर वो तो सेंटर ऑफ मास से फिर हम उसका लेते हैं लिक्विड का, तो यहाँ होगा ये बीच में h/2 ये होगा सर। तो सर इसको तो लिखना पड़ेगा मास ऑफ लिक्विड जो राइज किया है, ठीक है, इंटू जी इंटू सर h/2, और इनिशियल तो सर ज़ीरो थी, प्लस क्यू। हाँ यार बात तो सही है बिल्कुल। अब यहाँ सीधी सी बात है, इसने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का जिक्र नहीं कर रखा, तो वो अपन को 0 डिग्री ले लेना है। और h इज इक्वल टू क्या होता है, 2t cos थीटा सी अपॉन रो आर जी, यानी कि h भी मुझे पता है। टेंशन का फोर्स कितना है, तो बच्चा बोलेगा टेंशन का फोर्स सर t इंटू 2πr, यही तो बताया था सर। हाँ बिल्कुल सही बात, t cos थीटा सी इंटू आर इंटू लेंथ जो सर्कमफ्रेंस थी, अब cos थीटा सी तो भैया 0 है। भैया ऐसा होता है ना, t cos थीटा सी इंटू 2πr, तो ये तो 1 हो गया, यानी कि t इंटू 2πr इंटू सर h भी करेंगे, h करेंगे तो लिख ले भाई, यानी कि रो आर जी, क्यों टेंशन ले रहा है, विल बी इक्वल्स टू। सर इसका मास लिखना है, मास कैसे लिखूं सर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लिख तो भाई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो जी ये हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू एच, ठीक है जी, इंटू जी इंटू h/2 प्लस बच्चे क्यों। और बच्चा कहता है हाँ सर यहाँ तक तो सर कुछ कुछ बात बन रही है, समझ में आ रही है सर, इसको थोड़ा सा कटवट कर लो। तो सर ये हो जाएगा 4πt²/ρg, है ना सर। हाँ यार बात तो सही है तेरी। सर ये h को भी डाल लो, ये h² बन जाएगा ना सर, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। चलो भाई जैसा तू कह रहा है वैसा कर लेते हैं, g/2 इंटू h², यानी कि 4t का स्क्वायर डिवाइड बाई रो स्क्वायर आर स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू। सर थोड़ा सा कटिंग वटिंग करो, मज़ा सा नहीं आ रहा, यानी कि एक रो से सर एक रो को उड़ाओ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को उठाओ, इसको सर जी से काट दो, यानी कि सर ये आ जाएगा 4πt² डिवाइड बाई रो जी। चलो जी आगे सर थोड़ा सा इसको, यानी कि 2πt² सर ये बच गया, बाकी तो ऊपर कुछ बच नहीं रहा है, सब कट गए, नीचे सर एक रो बच गया, एक जी बच गया, रो जी बच गया प्लस क्यू। देखो सर इक्वल नहीं आ रहा ना, तो कुछ तो सर हीट लॉस हुई है, यानी कि जब इसको घटाओगे तो ये 2πt²/ρg, यानी कि 2πt²/ρg। ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ अगर ये पूरा आ जाता, ये क्यों इसके बराबर ही आ जाता, ये जितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, तो हम कह देते भैया 0 आ गया, लेकिन 0 नहीं है, तो इसका मतलब अब इसके ऊपर ही इसने सवाल बना दिया कि बताओ कितना होगा। अब बच्चा सोचता है सर कहाँ से हीट इवॉल्व, कहाँ से, आपके सामने ही है ना, वर्क डन, जितना टेंशन ने वर्क किया वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड नहीं हुआ, तो वही इसने सवाल बना दिया, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट विल बी इवॉल्व्ड। तो आई होप कि आपको यहाँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की सारी समझ बनी होगी। मैं फिर से बता देता हूँ, वेट नॉन वेट उनके एग्जाम्पल याद रखो कि मरकरी को किसी भी सरफेस पर डाल दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉन वेटिंग कंडीशन रहेगी। वाटर यानी कि सॉलिड सरफेस पे फिर वैक्स कर दें तो फिर तुम्हारा नॉन वेट में चला जाएगा। फिर अगर हम डिटर्जेंट वगैरह ऐड कर देते हैं तो वो फिर वेटिंग वाले सब्सटेंस बनते हैं। वाटर प्रूफिंग में एंगल ऑब्ट्यूज बनता है, क्योंकि ऑब्ट्यूज बनेगा तो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सरफेस का मतलब क्या होता है। तो ये सारी बातें इंटरलिंक हैं जो आपको हर एक बात याद होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम विस्कोसिटी शुरू करेंगे, और मुस्कुराइए और पढ़ते रहिए।